नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी क्षेत्र एक अहम भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु विभिन्न प्रकार की है और यहाँ का मौसम भी विभिन्न प्रकार का है, जिसकी वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है बागवानी क्षेत्र में शिवा परियोजना एवं कल्याणकारी परियोजनाएं, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर जी, जो कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञ से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के दूरभाष अंक हैं 2800-177, 2800-178, और जो दर्शक शिमला शहर के बाहर है वो STD कोड 0177 का ज़रूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शिवा परियोजना है ये क्या है? जी, हिमाचल प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जी उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, सब ट्रॉपिकल एरिया की जो जलवायु है, उसके उन जलवायु वाले क्षेत्रों में जो हमारा विकास है, समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एशियन विकास बैंक जी द्वारा पोषित एक योजना प्रदेश में चलाई जा रही है जी और इस योजना को पॉपुलरली हम HP शिवा योजना के नाम से जानते हैं। जी आपने देखा होगा पिछले 10-12 वर्षों में प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि थी निचले जिलों में, वो लोगों ने उस खेती बाड़ी करना बंद कर दी है। उसके कारण रहे थे कि जंगली जानवरों का आतंक है, आवारा पशुओं का आतंक रहा है, बंदरों का आतंक रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी खेती बाड़ी करना बंद कर दी। जी और उससे हुआ क्या कि जैसे हमारी सैकड़ों जो सिंचाई की स्कीमें थी, वो सारी स्कीमें भी या तो डिफंक्ट हो गई या नॉन फंक्शनल हो गई। और हमारा जो यूथ है, यूथ जो है रोजगार के लिए शहरों की तरफ भागना शुरू हो गया, जी छोटी छोटी एम्प्लॉयमेंट बेसिस के रूप में। तो प्रदेश सरकार, जब जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश में बनी और आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी हमारे बागवानी मंत्री बने, तो उन्होंने एक विभाग को एक सोच दी। जी उन्होंने कहा कि आप इस तरह का कोई एक परियोजना तैयार करिए जिससे कि जो हमारे किसान भाई जो खेतीबाड़ी छोड़कर जो खेतीबाड़ी से दूर हो रहे हैं, हमारे बेरोजगारी युवा जो ये रोजगार के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं, जी उन सब को हम दोबारा से खेतीबाड़ी के साथ जोड़ सकें। जी तो इस उद्देश्य से विभाग ने एक परियोजना तैयार की और उसको जो खेतीबाड़ी के लिए एक प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव, एक ऐसा अल्टरनेटिव जिससे कि अपने आय को बढ़ाया जा सके, जो अपने बेरोजगारी युवा है उनको खेतीबाड़ी के साथ जोड़ा जा सके। तो उस उद्देश्य से ये HP शिवा परियोजना प्रदेश में आई है और इसकी जो वित्त पोषण है वो एशियन विकास बैंक द्वारा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमारी शिवा योजना है ये किन किन उद्देश्यों के साथ हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित हो रही है? हाँ, इसमें 2-3 उद्देश्य हैं। ये एक तो सबसे बड़ा जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला उद्देश्य तो यही है कि किसानों बागवानों को दोबारा से खेती के साथ जोड़ना और बजाय इसके कि जो यूथ है शहरों की तरफ भागे, उनको वापस लाके अपने गांव में, अपने खेतों में उतनी आमदनी करके देना, उतनी उसको उनको इनकम हो कि उनकी आर्थिकी भी बढ़े, अपने गांव की आर्थिकी भी बढ़े और उनकी भी एक लाइवलीहुड चले। तो यही मेन उद्देश्य इस जो HP शिवा योजना का है। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमारी शिवा परियोजना है, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना है, ये किन किन ज़िलों में जो है वो अभी सुचारू रूप से चल रही है? जी, हिमाचल प्रदेश में HP शिवा योजना को प्रथम चरण में 7 जिलों में चलाया जा रहा है। 7 जिलों के 28 विकास खंड हैं। जैसे आप जिला यदि हम कहेंगे, सिरमौर के 2 विकास खंड हैं, सोलन के जिला के 2 विकास खंडों में कार्यान्वित हो रही है। ऊना जिला का इसमें 1 विकास खंड है और बिलासपुर, हमीरपुर, पूरन जिला जो है उनको इसमें कवर किया गया था। तो मंडी और कांगड़ा के इसमें 7 जो विकास खंड है उनको इसमें सम्मिलित किया गया। तो डॉक्टर साहब, क्या ये शिवा परियोजना जो है वो सिर्फ निचली क्षेत्रों के लिए है या फिर
फिर अपर हिमाचल के लिए भी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आपका प्रश्न, ये जो योजना है ये सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए है, और सब ट्रॉपिकल एरिया में जो निचला हिमाचल है जी। वो क्षेत्रफल आता है, जहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय टाइप की जो जलवायु है उस जलवायु के क्षेत्रों के लिए ये योजना है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी इनिशियली इसको 7 जिलों में लिया गया है जो सब ट्रॉपिकल एरिया में फॉल जी। करते हैं। डॉक्टर साहब, इस परियोजना में कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं वो की जा रही हैं? हाँ, बेसिक मुख्यतः इस प्रोजेक्ट की जो 3 आउटपुट रहनी है। जी। पहली आउटपुट तो है कि खेतीबाड़ी के लिए या बागवानी के लिए, बगीचे लगाने के लिए हमें एक एश्योर्ड इरिगेशन मिले। जी। पहला जो इसका आउटपुट है एश्योर्ड इरिगेशन, तो जो या तो हमारी जो पुरानी स्कीमें हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि वो डिफंक्ट हो गई स्कीमें, या कोई नॉन फंक्शनल स्कीम्स हैं, या फंक्शनल स्कीम भी है, या कोई नई स्कीम भी बननी है, तो इस तरीके से पानी का सोर्स डेवलप करने के लिए, ताकि जो हम बगीचे लगाएं उसको एक एश्योर्ड इरिगेशन मिले, उसके लिए पहला इसका आउटपुट है एश्योर्ड इरिगेशन, जिसको कार्यान्वित करने के लिए जल शक्ति विभाग इसको कार्यान्वित कर रहा है प्रदेश में। ये जो प्रोजेक्ट है 2 विभाग इसको मिलकर चला रहे हैं, इसकी नोडल एजेंसी उद्यान विभाग है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जल शक्ति विभाग है। जी। तो पहला जो आउटपुट है वो जल शक्ति विभाग कर रहा है। दूसरा है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब प्लांटेशन करने से पहले हमारे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान है, जैसे मैं आपसे कह रहा था जंगली जानवर का आतंक है, आवारा पशुओं का आतंक है, बंदरों का आतंक है, जिसकी वजह से सारी खेती बाड़ी हम लोगों ने छोड़ दी थी। तो इसमें सबसे पहले फेंसिंग, पूरे एरिया को जो फेंस किया जाता है, ये जो सिवा जो योजना है इसको क्लस्टर अप्रोच में चलाया जा रहा है। पूरे के पूरा गांव के सारे लोग इकट्ठे होके कम से कम 10 हेक्टेयर का एरिया जो है 125 बीघा का एरिया यदि वो इकट्ठा होता है, क्योंकि इतने एरिया में इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बनती है, तो उस पूरे एरिया में एश्योर्ड इरिगेशन और उसके बाद पूरे एरिया को फेंस करना, फिर उसको साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, खेतों को डेवलप करना, उसका प्रॉपर लेआउट करना, उसमें फिर उन्नत किस्म की जो पौध सामग्री है उसको लाना और वहाँ पे लगाना है। प्लस माइक्रो जो पानी का भी आगे, पानी का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पानी का आगे करेंगे वो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम, ड्रिप इरिगेशन का माध्यम उसका यूज़ करना। तो ये टोटली बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से और कमर्शियल लाइन पे हम इसमें कार्य कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियाँ हैं, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि बीज से लेके बाजार तक इस प्रोजेक्ट में जो है पूरी संरचना की गई है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप बगीचे लगा दिया और छोड़ दिया, नहीं। इसमें जो तीसरा जो मुख्य जो इसका आउटपुट है वो है मार्केटिंग। तो वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ना, वैल्यू एडिशन करके उसको जोड़ना, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और हमारी इस प्रोडक्शन को मार्केट के साथ सीधे सीधे जोड़ना, वो इसमें है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है कि पैदावार से लेके मार्केटिंग तक आप पूरे के पूरे फार्मर को इसमें फैसिलिटी दे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हमें बताया कि हम इसमें जो है वो क्लस्टर्स भी फ्रेम करते हैं, तो क्लस्टर की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहती है इसमें? बड़े सिंपल से 2, 3, 4 हम वैसे तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, दूसरे पॉइंट पर मेनली सबसे पहले तो जिस जगह पे जो गांव के लोग जो इसको क्लस्टर बनाना चाहते हैं वहाँ पे पानी का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर साहब वहाँ पे पानी का सोर्स नहीं हो तो फिर वो कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट तो अब हम इस समय पे यदि उनके पास पानी का सोर्स नहीं है तो एकदम फर्स्ट फेज में इसका उनको नहीं ले रहे हैं। सेकंड फेज में, जैसे सेकंड फेज मतलब अगले 2 साल के बाद उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है या दूसरा को जो पानी का हार्वेस्ट करने का उस तरीके पे जा रहे हैं। पर इनिशियली शुरुआती दौर पे हम इसमें जो फंक्शनल स्कीम जहाँ है या कोई डिफंक्ट स्कीम है या पानी का सोर्स उपलब्ध है उन जगहों पे क्लस्टर का। बट डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो हर एक गांव में, हर एक घर में जो है वो की जा रही है। तो मतलब क्या ये अभी नहीं हो सकता जिसके घरों में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो क्या हो तो सकता है मैडम, बट ये देखो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन की हम बात करें, इसको हर रोज पानी चाहिए, हर तीसरे दिन पानी चाहिए या हर हफ्ते बाद पानी चाहिए। इसमें आपको पानी के साथ साथ जितनी भी खादें देनी है वो भी आपको ड्रिप के माध्यम से देनी है। तो कई बार जो रेन वाटर हार्वेस्ट की हम बात करते हैं, हम ऐसा तो है नहीं हम 10, 20, 50, 100 पौधों की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम 10,000 से लेके 25,000 पौधों की बात कर रहे हैं। तो 10 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर पर, तो इसलिए हमें पानी एश्योर्ड इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है और पानी का जो पेरिनियल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसा सोर्स हो जो अगले 20, 25, 30 सालों तक जिससे पानी लगातार मिल सके। जी, वाटर इज मस्ट। यस, इसीलिए हम इसको सेकंड फेज में ले जा रहे हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला है या इंडिविजुअल फार्मर की जो बात होगी तो हम सेकंड फेज में उसमें सोचते हैं। फर्स्ट फेज में अभी हम
अस्योर्ड इरिगेशन है, फार्मर का, दूसरी चीज़ आती है फार्मर का इंटरेस्ट, सारे लोग ग्रुप में इकट्ठे हों, क्लस्टर में इकट्ठे हों, तो दूसरी चीज़ वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें यदि हो जाती है तो हम उस जगहों पे क्लस्टर बना रहे हैं और उन जगहों को इस बागवानी के इस HPC योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत खूब। जी हाँ दर्शक, हम आपको बता दें कि आज का हमारा जो विषय है वो है शिवा परियोजना, और जो दर्शक हमारे साथ आज अभी जुड़े हैं कृपया वो हमारे स्टूडियो के दूरभाष अंक नोट कर लें। हमारे दूरभाष अंक हैं 2800-177, 2800-178, और जो दर्शक हमारे शिमला शहर के बाहर हैं वो 0177 STD कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हमें बताया कि आप जो लोग हैं जैसे वो क्लस्टर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो भी हमारे बागवान या किसान भाई और बहन हैं वो आपसे कैसे संपर्क करें, वो इस योजना के साथ कैसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, इस योजना के लिए हमारे पास 7 जिले हैं जी। 7 जिलों में हमारे उप निदेशक बैठते हैं। जी। उप निदेशक के बाद विकास खंड स्तर पर हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, जी। उद्यान विकास अधिकारी बैठते हैं, जी। और हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन लेवल तक, यानी पंचायत या गांव की लेवल तक यदि हम करें तो हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी रहते हैं। तो ये किसी भी जो हमारे नज़दीकी जो आपका कार्यालय है वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपनी रुचि उसमें दिखा सकते हैं। जैसे ही अपनी रुचि दिखाएंगे तो हमारी सारी टीमें जो है इनके साथ फिर इन्वॉल्व होके फर्दर जो भी क्लस्टर की फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी करती हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, जो हमारी ये जो प्रथम चरण, पहले चरण की जो धनराशि है वो कितनी रहती है इसमें? प्रथम चरण में मैडम इसमें $130 मिलियन, लगभग 750 करोड़ का जो फर्स्ट फेज का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि ADB के $100 मिलियन ADB की इन्वेस्टमेंट रहेगी और $30 मिलियन जो है प्रदेश सरकार का और फार्म किसानों की हिस्सेदारी रहेगी। तो कुल मिला के पहले फेज में $130 मिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, जो हमारी ये जो हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना है इसमें किस तरह के जो है वो पेड़ रोपित किए जाते हैं? हाँ, ये आपने किया क्यों? अभी हम HPC शिवा योजना में हमने उन्हीं फलदार वैरायटीज़ को या पौधों को सम्मिलित किया है जिनकी कमर्शियल वैल्यू रहती है। जैसे हम इसमें फर्स्ट फेज में अमरूद है, अमरूद की उन्नत किस्में, हम संतरा, जैसे सिट्रस पूरा ग्रुप है पर उसमें हम सिर्फ संतरा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो संतरा प्रजाति है इसकी, और तीसरा लीची है और चौथा अनार है। तो अभी हमारा मेन फोकस जो इन 4 क्रॉप्स पे है, जो कि पिछले कई वर्षों से हम यहाँ उगा रहे हैं, परंतु कमर्शियल एंगल से जिनको हम नहीं कर पा रहे थे, तो इन्हीं सभी क्रॉप को, फसलों को हमने एक वैज्ञानिक रूप दे करके और एक कमर्शियल एंगल दे के उसको हम हाई डेंसिटी, मतलब एक उच्च घनत्व की प्लांटेशन इसकी कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे कोई बागवान भाई और बहनें हैं, अगर वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना चाहते हैं तो वो किस तरह से इस योजना को जो है वो अपनाएंगे? मैं तो देखो, मेरा तो बड़ा क्लियर सा संदेश है सारे किसानों के लिए, बागवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी जितने भी ग्रुप खेती बाड़ी से जुड़े हैं सबके लिए एक बड़ा सिंपल सा मैसेज ये है कि इस परियोजना के अंतर्गत जब आप अपने खेतों में बागवानी करेंगे तो हमने एक टारगेट रखा है कि हम इसमें 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक पर बीघा इसमें रिटर्न आने वाला है। जी। इससे ज़्यादा आर्थिकी में बढ़ोतरी मैं सोच नहीं सकता किसी दूसरी चीज़ से होने वाली है। यदि सारे लोग सम्मिलित होकर अपने क्लस्टर को अपनाएं, इस शिवा की योजना के साथ जुड़ें, तो 100 से 200% तक आर्थिकी में बढ़ोतरी होनी। देश के प्रधानमंत्री महोदय तो कहते हैं कि दोगुनी करनी है, पर मैं आपको इसमें कह सकता हूँ कि जो आपकी बंजर भूमि पड़ी है, जो खाली आपकी भूमि पड़ी है, वहाँ पर जब आप बागवानी करेंगे तो 100 से 200% तक आपकी इसमें आय में वृद्धि होगी और आर्थिकी तो आपकी बढ़िया होगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें कितने जो हमारे ये जो किसान और बागवान जो परिवार हैं वो कितने लाभान्वित? फर्स्ट फेज में हम 10,000 हेक्टेयर में इस परियोजना को चला रहे हैं जी, जिससे लगभग 25,000 किसान और बागवान परिवार जो लाभान्वित होने वाले हैं जी। डॉक्टर साहब, इस परियोजना के तहत जो वैज्ञानिक रूप से जो हमारे उन्नत जो फसलें हैं उन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है? बिल्कुल, हमने वैसे क्या है, क्योंकि बड़े कमर्शियल पहली बार इस तरह का एक तो परियोजना भी पहली बार प्रदेश में आई है। नॉट ओनली प्रदेश में, पूरे मैं तो सारे हम सर्च कर रहे थे, हमारे नॉर्थ इंडिया में कि एशिया में इस तरह की यूनिक परियोजना अपने आप में कभी नहीं आई है। ये पहली परियोजना है जिसमें कि मैंने आपको कहा कि बीज से लेके बाजार तक की पूरा जो कार्यक्रम इसमें रखा गया है।
इस परियोजना में। तो यहाँ पे हम लोगों को जो हमारे किसान हैं, बागबान हैं, उन सबको संगठित करते हैं और संगठित करने के बाद उनकी एक एसोसिएशन हम बनाते हैं, CHPM में जिसको हम कहते हैं, हिमाचल प्रदेश HP कोऑपरेटिव एक्ट है जी। उस एक्ट के तहत इनकी हम एक संगठित करके एक सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी के बाद इनके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे एक फार्मर कंपनी इसमें बनती है। तो इसमें हमने जो मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा उसमें प्रावधान कर रखा है, ताकि प्रोडक्शन तो तैयार है और वैज्ञानिक तरीके से जो इसे जुड़ने की आपने बात कही, तो हमने इसमें एक जो हमारी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिकों का 7-8 वैज्ञानिकों का कंप्लीट एक दल है जी। जो हमारे किसानों को A to Z मतलब पौधे लगाने से लेके उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे हो, उसका रख रखाव कैसा हो, उसमें आपने फर्टिलाइज़र कौन सी यूज़ करने हैं और समय समय पर वैज्ञानिक खेतों में जा करके उसकी डेमोस्ट्रेशन करेंगे, उसकी उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो वो सारी डॉक्टर साहब, हमने करा। क्या ये जो प्रदर्शन है ये वो फील्ड में जाकर मतलब किसानों के खेतों में जाकर करवाते हैं, या फिर सारे क्लस्टर जैसे आपने बोला कि फॉर्म करते हैं, फिर ये जो है वो 10 या 20 परिवार के लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो ये ऐसा करते हैं? मतलब ये किस तरह एरिया वाइज होता है या वन बाय वन होता है? योजना है, HPCY योजना में तो हमारा टारगेट फार्मर क्लस्टर फार्मर है जी। जहाँ 10 हेक्टेयर है या 15 हेक्टेयर है या 20 हेक्टेयर का जो एरिया है, वो क्लस्टर फार्मर हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि वही इसको जो है आधुनिक तरीके की जो बागवानी है उसमें जुड़ा है। तो अभी जितने वैज्ञानिक के दल हैं या वैज्ञानिक हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जितने मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, वो वीकली हफ्ते के हफ्ता जाकर उन बगीचों को मॉनिटर करते हैं, उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या उसमें कोई ट्रेनिंग प्रूनिंग है, किसी चीज़ का अभाव तो नहीं, वो सारी चीज़ें जानकारी हम अपने किसानों के साथ वीकली शेयर करते हैं। जी। अगर डॉक्टर साहब, अगर किसी ने जैसे आपने बोला कि किसी की बंजर भूमि है, तो अगर उसने वहाँ पे जो है वो अपने पौधारोपण करना है, तो उसके लिए क्या जो है वो उसको करना पड़ेगा? मतलब क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे? क्या वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। देखो, इसको ये जो HPCY योजना में जितनी भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं या जितना भी पौधारोपण हो रहा है, सब इसका आधार वैज्ञानिक आधार है जी। सबसे पहले तो जिस क्लस्टर को हम चयनित करते हैं, वहाँ की जो सॉइल है उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग होती है। सॉइल के अनुसार वहाँ का क्या न्यूट्रिशन का स्टेटस है और वहाँ किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ को वर्कआउट करते हैं। उसके बाद कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं दूसरे, जैसे वो वहाँ पे कितनी हीलिंग होती है, कितनी फ्रॉस्ट पड़ती है, कौन सा एरिया है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, कौन सी लोकेशन है, और अल्टीट्यूड उसकी हाइट कितनी है। वो सारी चीज़ें, ये जो सारे एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इसके बाद हम क्रॉप की सिलेक्शन करते हैं जी। और जब हम क्रॉप की सिलेक्शन करते हैं तो और भी चीज़ों का ध्यान देते हैं इसमें कि वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कोई किसी तरह की कोई बीमारी पहले से उस ज़मीन में बहुत ज़्यादा हो, उसको भी टेस्ट करते हैं। नेमाटोड की प्रॉब्लम रहती है, हमारे यहाँ टर्माइट की प्रॉब्लम आती है बरसातों में। ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारी हिमाचल की सॉइल में रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले परीक्षण करके वैज्ञानिक आधार बना के उसके बाद हम पौधों की सिलेक्शन करते हैं, मतलब फ्रूट वैरायटीज़ की सिलेक्शन करते हैं, कौन सी वैरायटी वहाँ लगेगी, कौन सी क्रॉप वहाँ लगेगी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसको कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो फलों का ये जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यहाँ पे पूरे इंडिया में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस परियोजना से जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? आपने बड़ा वाजिब क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ चाहे वो कृषि से जुड़ी है चाहे बागवानी से जुड़ी, उसको पैदा करना बहुत आसान है, बट उसको मार्केट में उसकी जो मार्केटिंग का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने जैसे आपको कह रहा था कि इसमें इस प्रोजेक्ट की जो तीसरी सबसे बड़ी आउटपुट है वो है मार्केट से के साथ इस सारी चीज़ों को मार्केट के साथ कैसे लिंक करना, और मार्केट भी ऑन फार्म मार्केटिंग से कैसे करना। हम फार्मर हमारा प्रोड्यूस बेचने नहीं जाए, हमारा जो व्यापारी है वो प्रोड्यूस लेने आए, हम इसको इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे हो सकती है, हम अपने फार्मर को सोसाइटी में संगठित करके एक जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और हम उसमें उसकी वैल्यू एडिशन के लिए उसके पोस्ट हार्वेस्ट में कैसे उसको प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग ये सारी चीज़ें को इसको करेंगे। तो इसके लिए हम सिर्फ व्यापारियों को यहाँ बुलाने तक इतना सीमित नहीं, हम इसमें फार्मर के जो क्लस्टर्स हैं, महिलाओं को, जेंट्स को, सबके ग्रुप बना के उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं
कि मार्केटिंग क्या है। पहले सबसे पहले तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे होनी है, कहाँ कहाँ होनी है, नेशनल लेवल पे मार्केट क्या क्या स्कोप है, इंटरनेशनल, वो सारी ट्रेनिंग्स हमने इसके लिए भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर फार्म एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है, नाबार्ड द्वारा अंडरटेकिंग है। तो उस फार्म को हमने इसमें लगा रखा है कि वो हर एक क्लस्टर में जितने भी हमारे बागबान हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे, सोसाइटी एक्ट में उनको रजिस्टर करेंगे, फिर उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का सारा प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक पूरा सुनिश्चित सा प्रोग्राम है कि जब हमारे 2, 2.5, 3 साल के बाद पैदावार शुरू होगी हमारे पास, तो हमारे किसान बागबान अपने आप में इतने एक्सपर्ट होंगे कि वो मार्केट ऑनलाइन मार्केट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फार्म गेट पे उनके व्यापारी होंगे, दूसरे जो मार्केटिंग के और भी जो सारे स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स, वो सारी चीज़ को अपनाने में सक्षम होंगे। जी, मतलब आपने फार्मर को जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटाकर जो है वो उसको आपने जो आजकल आपकी मतलब रिसेंट जो फार्मिंग चली हुई है, रिसेंट फार्मिंग टूल्स चले हैं उसके ऊपर ज़्यादा वो करना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे बागवानी किसान भाइयों और बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो सभी प्रदेश के 7 जिलों के जो 28 विकास खंड हैं उन सभी किसानों बागवानों से मेरा एक ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप HPCY योजना के साथ जुड़ें। ये योजना सिर्फ आपका विकास नहीं करेगी, ये पूरे प्रदेश की जो दशा और दिशा दोनों को बदलने वाली है। और आने वाले 5-7 साल में जैसा कि हमारे पास एप्पल में हमारा एक नाम है, हम दूसरे फलों में भी अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे और इस प्रदेश को एक फल राज्य की तरफ, जो सबका हमारा सपना है कि ये प्रदेश फल राज्य बने, उस ओर हम बढ़ेंगे। जी, वैसे ही मतलब हमारा जो हिमाचल का जो नाम है वो एप्पल के रूप से जो है जाना जाता है और हिमाचल का जो इकॉनमी है वो एप्पल की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जी डॉक्टर साहब आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और एक नए समय पर। तब तक के लिए दूरदर्शन हिमाचल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।